हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस का ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही आपको बाकी सभी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपको और कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को और हमें भी हो जाए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी लेक्चर अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिलता रहे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज है, तो इसमें हम केवल वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन डेप्थ के साथ सारे ही टॉपिक्स चाहिए सभी चैप्टर्स के तो उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप जाकर डिटेल में वो सारे चैप्टर्स के नोट्स और लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेशन में हमारे कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग के इस फर्स्ट पार्ट में हम फॉर्म्स ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी की कितनी फॉर्मेशंस हैं, कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है फेट मनी। फेट मनी एक ऐसी मनी होती है जिसकी अथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इशू किया जाता है। अब क्योंकि इसको ऑथोराइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है इसीलिए ये एक ऐसे फॉर्म ऑफ मनी है जिसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता। जिसको भी आप ये करेंसी पे करोगे जो कि लीगल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर या तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इशू की है या फिर आरबीआई ने इशू की है, उसको एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं कर सकता क्योंकि ये लीगल मनी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट की ऑथोराइजेशन है। अगर आप कोई भी क्वाइन की बात करो तो वहां पर भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी मेंशन होता है। और अगर हम पेपर करेंसी की बात करें, नोट्स की बात करें, तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट नीचे आप देखिएगा जरूर लिखा होगा गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर क्लियर कट लिखा होता है कि इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसी करेंसी, ऐसी मनी जिसकी अथोराइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जो कि लीगल टेंडर मनी में आती है, जो कि एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता, उसको हम फेट मनी कहते हैं। और ये दो तरह की होती है। पहला इसमें आता है हमारे पास पेपर करेंसी और दूसरी हमारे पास आती हैं कॉइन्स। आपको पता होना चाहिए जितनी भी पेपर करेंसी है मेजरली वो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, लेकिन 1 रुपये का नोट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। क्वाइंस के साथ साथ जो 1 रुपये का नोट है वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। सारे क्वाइंस तो आएंगे ही आएंगे फेट मनी में, लेकिन इसके साथ साथ 1 रुपये का नोट जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू किया जाता है। बाकी जितनी भी पेपर करेंसी है, 1 रुपये से ऊपर वाले जितनी भी करेंसी है पेपर करेंसी, वो सारी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। फेट मनी, मनी विच इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज फेट मनी। ऐसी मनी जिसकी अथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, उसको हम फेट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इट इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी विच इज नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी सच एज गोल्ड। अब क्योंकि इसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसीलिए इस करेंसी को इशू करने के टाइम पर हम कमोडिटी रिजर्व नहीं मेंटेन करते, बट इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी करेंसी जिसकी अथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसको गोल्ड के साथ रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, ऐसी मनी को हम फेट मनी कहते हैं। और इसमें नोट्स काउंट किए जाते हैं
और क्वाइंस काउंट किए जाते हैं। नोट्स को हम पेपर करेंसी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। नोट्स को और पेपर करेंसी को हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड फॉर्म में इशू की जा सकती है। यानी अगर आपने किसी को 10 करोड़ की भी पेमेंट देनी है ना, तो आप पेपर करेंसी यूज कर सकते हो। क्वाइंस को हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं क्योंकि आप क्वाइंस को एक लिमिटेड वैल्यू तक ही यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको 10 करोड़ का बंगलो परचेज करना है तो आप 10 करोड़ की क्वाइंस में पेमेंट करोगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो ऐसे ही सेकंड फॉर्म ऑफ मनी हमारे पास है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी फेट मनी के ऑपोजिट होती है। फेट मनी जिसकी ऑथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन फिड्यूशरी मनी एक ऐसी मनी होती है जिसकी ऑथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती, लेकिन ये फिर भी मार्केट में यूज की जाती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये पेयर और पेई के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट की बात होती है और इसमें मेजरली चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक हमारे पास है पर्सन ए और एक हमारे पास है पर्सन बी। पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के लिए इसने बी को चेक दे दिया। सो पेयर और पेई, ये हमारे पास दो पर्सन है। पेयर वो पर्सन जिसने पैसे देने हैं और पेई वो पर्सन जिसको पैसे मिलने हैं। सो ए ने चेक दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये दोनों के बीच के म्यूचुअल ट्रस्ट की बात है। ये दोनों चेक के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और वो चेक के ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चेक जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा इशू किया गया है और कॉमर्शियल बैंक का कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है। सो इन शॉर्ट, पेयर और पेई के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, इसीलिए ये इस चेक को और डिमांड ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है पेयर और पेई के बीच में ड्यू टू ट्रस्ट, उसको हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। सो an instrument which will be accepted as a medium of exchange between the payer and the payee due to mutual trust is called as fiduciary money. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पेयर एंड द पेई, उसको हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं। और ये ऐसी मनी होती है जिसका ट्रस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पीछे आरबीआई का ही कंट्रोल होता है। फिड्यूशरी मनी इज बैक्ड बाय द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। इसमें मेजरली हम सारे के सारे डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं। ऐसा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है उन सब को हम फिड्यूशरी मनी में ही काउंट करते हैं, जिसके लिए हम चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कोई भी मनी हो उसकी कम से कम दो वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 10 रुपए के नोट की, तो इस 10 रुपए के नोट की दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू है जिसको हम कहते हैं मनी वैल्यू, या फिर हम इसको कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरी हमारे पास होती है कमोडिटी वैल्यू, या फिर हम इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी ये जो 10 रुपए का नोट है, इसकी फेस वैल्यू क्या है? जो इसके ऊपर प्रिंट की गई है। इसकी मनी वैल्यू क्या है? जो इसके ऊपर प्रिंट की गई है, जो कि 10 रुपए है। और दूसरी इस नोट की वैल्यू क्या होगी? कमोडिटी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी ये जो 10 रुपए का नोट है जिस पेपर से बना है, उस पेपर की वैल्यू क्या है? क्योंकि भाई 10 रुपए के नोट को बनाने के लिए लेबर चार्जेस दिए होंगे गवर्नमेंट ने, प्रिंटिंग चार्जेस दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे की होगी। सो उसको हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू क्या है। सो अगर ये नोट 2 रुपए में बनके तैयार हुआ है तो वो उसकी कहलाएगी कमोडिटी वैल्यू। सो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल है, अगर कोई ऐसी मनी है, अगर कोई ऐसा नोट है, अगर कोई ऐसा क्वाइन है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल है, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी वैल्यू। और दूसरी तरफ
अगर किसी करेंसी की मनी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। सो यही पॉइंट हमें यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। फुल बॉडीड मनी, इट इज मनी whose commodity value is equals to the money value at the time of issue in the market। मार्केट में जब करेंसी इशू की गई थी तो मार्केट में उसकी वैल्यू अगर इक्वल होगी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू तो उसको हम कहेंगे फुल बॉडीड मनी। जैसे मान लो 1 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए जो मेटल यूज होता है वो भी 1 रुपए का ही खर्चा लेकर आता है, तो यह कहलाएगा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी के ऑपोजिट हमारे पास आता है क्रेडिट मनी। जैसे कि हमने बताया अगर मार्केट में किसी मनी की मनी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, इस सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे क्रेडिट मनी। और मेजरली इंडिया में जितने भी हमारे पेपर करेंसी होती है वो सभी क्रेडिट मनी में ही काउंट होती है। जितने भी चेक्स हैं, जितने भी डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं वो सारे क्रेडिट मनी में ही काउंट होते हैं क्योंकि उनकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब 10 रुपये का नोट है, उसको बनाने में 2 रुपये लगे हैं तो उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, क्या कहलाएगा क्रेडिट मनी। 2000 रुपये का नोट है, उसको बनाने में 3 रुपये लगे हैं फॉर एग्जाम्पल, इन दैट सिचुएशन मनी वैल्यू ज़्यादा है, उसको हम क्या कहेंगे क्रेडिट मनी। और अगर आपके पास कोई चेक है जिसके ऊपर आपने 1 लाख की अमाउंट मेंशन की है तो चेक बनाने में तो हो सकता है 5 रुपये लगे हों। ये जो चेक बना है जिस पेपर का वो 5 रुपये में तैयार हो गया है, लेकिन चेक के ऊपर 1 लाख की वैल्यू है तो चेक भी क्या कहलाएगा क्रेडिट मनी। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी एक ऐसी मनी वैल्यू होती है जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया, गोल्ड बॉन्ड्स आपने परचेज किए, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड सिक्योरिटीज आपने परचेज की और उस गोल्ड सिक्योरिटीज परचेज करने के बदले में गवर्नमेंट ने आपको यह सर्टिफिकेट दे दिया और यह सर्टिफिकेट की वैल्यू है 1 लाख, यानी आपने गवर्नमेंट के 1 लाख गोल्ड बॉन्ड्स परचेज किए तो आपको ये जो सर्टिफिकेट मिला है ये है तो गोल्ड बॉन्ड्स लेकिन ये गोल्ड का तो नहीं बना है ना, ये मनी सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 लाख रुपीस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअल मनी नहीं है। सो ऐसे क्वाइंस, पेपर मनी या फिर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है और जो इसका नेम होता है वे उस नेम से भी नहीं बने होते। भाई कहने को तो ये गोल्ड बॉन्ड है, क्या ये गोल्ड से बने हैं? ऑब्वियसली नहीं। सो गोल्ड बॉन्ड्स और अदर सर्टिफिकेट्स जिसमें गोल्ड का वर्ड तो यूज होता है लेकिन ये गोल्ड से बने नहीं होते, ये सिर्फ मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में इनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। सो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। ऐसे ही लास्ट हमारे पास आती है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी एक ऐसी पेपर करेंसी होती है जिसको इशू करने के टाइम पर गवर्नमेंट गोल्ड, सिल्वर या फिर किसी और कमोडिटी की वैल्यू को बैक एंड में रिजर्व करके रखती है। मान लो गवर्नमेंट ने 10 रुपये का अगर नोट इशू करना है तो गवर्नमेंट इस 10 रुपये के नोट को इशू करने के लिए 10 रुपये का गोल्ड जो है वो हर बार रिजर्व करके रखती है। सो ऐसी मनी जिसको इशू करने के टाइम पर किसी कमोडिटी को रिजर्व में रखा जाता है उसको हम कहते हैं कमोडिटी मनी, क्योंकि इसका बैकएंड जो है वो एक कमोडिटी ही होता है, इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो कमोडिटी ही होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर कोई और कमोडिटी, कोई और मेटल। सो जब भी मार्केट में ऐसी करेंसी इशू की जाएगी जिसको बैकएंड किया जाएगा, जिसको रिजर्व किया जाएगा किसी कमोडिटी वैल्यू से, उसको हम कहेंगे कमोडिटी मनी। सो ये थे हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से। इतना याद रखिएगा कि इसी सेशन में हम फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के एमसीक्यूज भी करेंगे एट द लास्ट। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एमसीक्यूज
आपके फ्रेंड्स को भी अटेम्प्ट करने का मौका जरूर दीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी रोटेट कर रही है, कितनी मनी सर्कुलेशन में है। क्योंकि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी करेंसी इशू करता है वो लोगों के पास जाती है, और हमें यही पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, कितना पैसा लोगों के हाथ में है जिसको वो यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। सो सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी held by the public, held by the people of a country at a particular point of time। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे लोगों के पास, हमारी कंट्री की जनता के पास कितनी मनी है, यानी इन शॉर्ट टोटल कितनी क्वांटिटी है करेंसी की जो इकोनॉमी में रोटेट कर रही है। सो ये काउंट किसके द्वारा की जाती है? मेजरली आरबीआई के द्वारा, क्योंकि मेजर ऑफ करेंसी जो है वो आरबीआई ही इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। और जब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की, तो आपको पता होना चाहिए सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि मनी की सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड करते हैं, हम ओवर द पीरियड सप्लाई को काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने कहा कि 31 मार्च 2021 को हमारी इकोनॉमी में 50 लाख करोड़ रुपए रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब 50 लाख करोड़ रुपए मनी की सप्लाई है इकोनॉमी में। ये मैंने कब काउंट की है? 31 मार्च 2021 को। इससे पहले थोड़ी कम हो सकती है, इससे पहले थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सो क्योंकि हम मनी की सप्लाई को एक एग्जैक्ट पीरियड पे काउंट करते हैं, एक एग्जैक्ट टाइम पर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है। जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं तो मेजरली इसमें ऐसा पैसा जो पब्लिक के हाथ में है और ऐसा पैसा जो पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है, सिर्फ वही काउंट करते हैं। लेकिन क्या काउंट नहीं करते हैं? ऐसा पैसा जो आरबीआई और गवर्नमेंट के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, और ऐसा पैसा जो कॉमर्शियल बैंक के बैंकिंग सिस्टम में है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, हम उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई, गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक्स मनी के सप्लायर हैं। सप्लायर की मनी को हम काउंट नहीं करेंगे जब तक वो मार्केट में नहीं आ जाती, जब तक वो लोगों के हाथ में नहीं आ जाती, तब तक हम उसको काउंट नहीं करते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स टू कैलकुलेट मनी सप्लाई, यानी मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स हैं, M1, M2, M3, M4, जिसकी हेल्प से हम मनी सप्लाई को काउंट कर सकते हैं, जिसमें से M1 मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 मेथड, जिसको हम मोस्ट लिक्विड मेथड भी कहते हैं, इसमें मेजरली 3 कंपोनेंट्स आते हैं, यानी हमें 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है। सो इसका फॉर्मूला क्या है? M1 का फॉर्मूला हमारे पास आता है करेंसी विद पब्लिक। मतलब ऐसा पैसा जो जनता के हाथ में है, जो पब्लिक के पास है, घर में रखा हुआ है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो भी करेंसी पब्लिक के पास होगी हम उसको काउंट करेंगे इन द सप्लाई ऑफ मनी। दूसरे नंबर पे हम कौन सा पैसा काउंट करेंगे? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हम इसको चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जो जनता ने कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है और वो कभी भी विड्रॉ करवाया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो डिमांड करने पर हमें मिल जाएगा, ऐसा डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट हम चेक लगा सकते हैं और चेक लगाने के बाद हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। यानी कई बार हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी करवाते हैं जिसको हम एफडी कहते हैं, वो M1 में काउंट नहीं होता क्योंकि वो फिक्स्ड अमाउंट है, वो डिमांड करने पर नहीं मिलता है, उसके लिए हमें अपनी पूरी की पूरी एफडी जो है वो कैंसिल करवानी पड़ती है। सो जो पैसा पब्लिक के पास है वो आएगा, जो पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है सिंपल सेविंग्स की फॉर्म में जिसको आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो वो भी आएगा, और लास्ट हमारे पास आएगा अदर डिपॉजिट्स।
अब अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तीसरा कंपोनेंट है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में आता है वो पैसा जो आरबीआई में डिपॉजिट करवाया जाता है। अब यहां पर ध्यान देना है आपने, हम आरबीआई के रिजर्व्स की बात नहीं कर रहे। आरबीआई के पास जो पैसा रिजर्व में होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे। आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट में आता है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो काउंट किया जाएगा। अदर डिपॉजिट्स में पहला डिपॉजिट क्या आता है, डिपॉजिट्स बाय एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विद आरबीआई। अगर कोई भी इंडियन सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाता है तो उसको हम अदर डिपॉजिट्स में काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अगर ये अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करवाता है तो M1 के मेजर में ये काउंट किया जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है अदर डिपॉजिट्स में डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स विद आरबीआई। अगर कोई फॉरेन की गवर्नमेंट जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट या फिर अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक आरबीआई में कोई पैसा डिपॉजिट करवाता है, इन्वेस्ट करता है इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, तो वो भी M1 के मेजर में काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही आखिरी हमारे पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। यहां पर था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और यहां पर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे IMF आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाता है तो वो भी अदर डिपॉजिट्स में काउंट होगा। सो इन शॉर्ट M1 जो सबसे पहला मेथड है मनी सप्लाई को काउंट करने का, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो पैसा पब्लिक के पास है, जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, और जो आरबीआई के पास पैसा है इन द फॉर्म ऑफ अदर डिपॉजिट्स। ये तीनों को ऐड करने पर हमें मनी सप्लाई के बारे में पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में कितनी मनी रोटेट कर रही है। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देनी चाहिए, जब हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स की तो डिमांड डिपॉजिट्स हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स की बात नहीं करते। ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट्स विद अ कॉमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक। सो जितना भी डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास होता है वो हम सारा मनी की सप्लाई में काउंट कभी भी नहीं करते, हम केवल नेट डिमांड डिपॉजिट्स काउंट करते हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है जितने भी डिपॉजिट्स हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, टोटल डिपॉजिट्स, उसमें से हम इंटर बैंक डिपॉजिट्स माइनस कर देते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। अब इंटर बैंक डिपॉजिट्स क्या होता है, सिंपल है। मान लो कि आपने अपना 10,000 रुपये पीएनबी में डिपॉजिट करवाया, 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये में से पीएनबी ने 8,000 दे दिया आईसीआईसीआई बैंक को इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, यानी पीएनबी आगे आईसीआईसीआई में पैसा डिपॉजिट करता है, सपोज करता है, बहुत सारे बैंक्स ऐसा करते हैं। इन दैट सिचुएशन क्या हम 10,000 भी काउंट करेंगे और 8,000 भी काउंट करेंगे? ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसी 10,000 में से 8,000 आईसीआईसीआई के पास गया है। सो इसका मतलब एक बैंक अगर दूसरे बैंक के पास कोई पैसा डिपॉजिट करवाता है तो उसको हम कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। एक बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाया, इसको हम कभी भी डिपॉजिट्स में मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, फिर हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। सो ऐसे ही सेकंड मेथड हमारे पास है M2 मेजरमेंट। M2 मेजरमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, क्योंकि M1 के कंपैरिजन में हम इसमें एक आइटम और ऐड करते हैं। अभी हमने आपको बताया M1 में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होते हैं। M2 में हम M1 के तीनों कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। आपको पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में इवन अभी भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में लोग अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं।
वहां पर भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। सो अगर वहां पर कोई भी पैसा जनता के द्वारा डिपॉजिट करवाया जाता है तो उसको भी हम ऐड करेंगे M2 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो हुआ ना, M1 के कंपैरिजन में M2 ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हुआ ना, क्योंकि इसमें हम एक और आइटम ऐड करते हैं मार्केट में मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है M3 मेजरमेंट, जो कि M2 और M1 के कंपैरिजन में बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि M3 के कंपोनेंट में, M3 के मेजरमेंट में हम M1 के तीनों कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं और साथ में हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी इंक्लूड करते हैं। नेट टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ऐसा पैसा जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए और उसको आप टाइम से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते, FD जिसको कहते हैं। सो M3 हुआ ना, M3 M1 और M2 के कंपैरिजन में बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ ना, क्योंकि इसमें हम M1 के सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, साथ में ऐसा पैसा भी ऐड करते हैं मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए जिसमें हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं। और यहां पर भी आपको कंसीडर करना है, हम नेट की बात करते हैं, ग्रॉस की नहीं। और नेट का मतलब क्या है? इंटरबैंक क्लेम्स को डिडक्ट कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं डिपॉजिट्स को काउंट करते हैं जो नेट होते हैं। सो ऐसे ही लास्ट मेजरमेंट हमारे पास आता है मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए, वो है M4। M4 को हम मोस्ट लिक्विड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए। M4 में हम M1, M2, M3 सारे ही कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं। आप यहां पर फॉर्मूला देख सकते हो। M4 मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम M3 के सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, यानी हम करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI और साथ में फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी काउंट करते हैं। M3 के सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस में जितने भी सेविंग्स हैं, वो सारे इंक्लूड करते हैं। तो हुआ ना, M4 हुआ ना, M1, M2 और M3 के कंपैरिजन में M4 हुआ ना सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसको लीस्ट लिक्विड मेथड कहते हैं। मोस्ट लिक्विड मेथड किसको कहते हैं? M1 को, और लीस्ट किसको कहते हैं? M4 को। सो इसमें हम जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सारे काउंट करते हैं, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में किए गए इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। मान लो कि आपने 10,000 रुपए का एक सर्टिफिकेट परचेज किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये पैसा जो है वो मनी की सप्लाई में काउंट नहीं होता किसी भी मेथड में। सो अगर हम बात करें M1, M2, M3 और M4 की, चारों ही मनी सप्लाई को काउंट करने के मेजर्स हैं। M1 को हम मोस्ट लिक्विड मेथड कहते हैं, क्योंकि M1 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रेडी टू कन्वर्ट इन कैश होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है रेडी टू कन्वर्ट इन कैश। सो M1 के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये तीनों ही रेडी इन कैश होते हैं, इसलिए ये मोस्ट लिक्विड मेथड है। और M4 के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स, ये सब बहुत दिक्कत के बाद कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं। इनको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसको लीस्ट लिक्विड मेथड भी कहते हैं। इसके बाद M1 और M2 को हम नैरो अप्रोच कहते हैं मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए, क्योंकि M1 और M2 में जो मनी सप्लाई को काउंट करने के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम हैं, जबकि M3 और M4 को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहते हैं मनी सप्लाई को काउंट करने के लिए, क्योंकि इसमें M3 और M4 में हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आते हैं और पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स भी आते हैं, इसलिए हम इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके साथ ही एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल मनी वो मनी होती है जिसमें हम करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, हम इसको काउंट करते हैं।
इन दोनों कंपोनेंट्स को हम नॉर्मल मनी कहते हैं। लेकिन जब हम इन नॉर्मल मनी के साथ रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व विद आरबीआई इसको भी इंक्लूड कर दें तो ये नॉर्मल मनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हमने रिजर्व भी काउंट कर दिए, इसलिए हम इसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। यानी ऐसा पैसा जिसमें करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक, रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व विद आरबीआई, ये चारों कंपोनेंट्स आएंगे, उसको हम बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। सो यहां पर हमारी टोटल रिवीजन रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने जो हैं वो मार्क्स भी बता सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ताकि जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंड्स तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में थोड़ी मदद हो सके। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ऑप्शन रीड करेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में जो मार्क्स हैं वो बता सकते हैं कि आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स आए। कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स होंगे तो हमारी तरफ से आपको हार्ट जो है वो जरूर दिया जाएगा। सो फर्स्ट, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इज कॉल्ड। ऐसी मनी जिसको पेयर और पेई के बीच में एक्सेप्ट किया जाता है ड्यू टू ट्रस्ट ओनली, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में आंसर आपके पास होना चाहिए फिड्यूशरी मनी, क्योंकि वही एक ऐसी मनी है जिसको हम ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आपको फॉर्म्स ऑफ मनी में से डायरेक्टली मीनिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा कॉन्सेप्ट के ऊपर मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर इक्वल इन द मार्केट। जहां पर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है मार्केट में, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। नेक्स्ट हमारे पास है मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसी मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथोराइजेशन पर इशू की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आंसर इज फेट मनी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 के हमने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, उसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपके ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है M1, M2, M3 और M4 में से M1 का फॉर्मूला क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास होते हैं। सो इसका मतलब सिंपल है, मनी और सप्लाई में से, फॉर्म्स ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी में से आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सप्लाई ऑफ मनी इज इसका आंसर होना चाहिए स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि मनी की सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही तो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम क्वेश्चन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अथोराइजेशन के कहने पर ही इशू किया जाता है, उसको हम फेट मनी कहते हैं। व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स कमोडिटी वैल्यू, ऐसी सिचुएशन जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा हो, कमोडिटी वैल्यू कम हो, उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी क्रेडिट मनी। नेक्स्ट, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। इंडिया में मनी की सप्लाई कौन करता है? आपको पता होना चाहिए, आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, ये सारे ही मनी की सप्लाई करते हैं, क्योंकि आरबीआई इशूअर है, गवर्नमेंट क्वाइंस इशू करती है। कमर्शियल बैंक मनी को इशू तो नहीं कर सकती लेकिन सप्लाई तो कर सकती है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा ही मार्केट में मनी को सप्लाई किया गया था। तो क्वेश्चन के ऊपर फोकस जरूर करिएगा कि किस पॉइंट के ऊपर आपको आंसर पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रिजर्व बैंक सिलेक्ट करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इशूअर ऑफ मनी नहीं पूछा है, सप्लायर ऑफ मनी पूछा है। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट हम चेक भी इशू कर सकते हैं और जिसको जब हम चाहें विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया क्वाइंस आर इशूड बाय, इंडिया में मेजर ऑफ क्वाइंस किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, जब हम मनी की सप्लाई को काउंट करते हैं तो उसमें सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है?
सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि मेजरली हम मनी की सप्लाई में पैसा जो पब्लिक के पास होता है और वो पैसा जो कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में डिपॉजिट करवाया जाता है, हम उसी को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि M1 ही है जो कि मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। अब हम बात करेंगे असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन की, और आपको यह भी बताएंगे कि असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रियलिटी में बहुत ही ईजी होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले असर्टेन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता लगाना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। मान लो आपने अपना असर्टेन रीड किया और आपको पता चला कि असर्टेन आपका फॉल्स है। इन दैट सिचुएशन आपको रीजन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब असर्टेन फॉल्स है तो आपके पास एक ही तो ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन डी, जिसमें असर्टेन फॉल्स है, बाकी किसी में असर्टेन फॉल्स नहीं है। तो अगर असर्टेन आपका फॉल्स स्टेटमेंट निकल आता है तो आपको रीजन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन डी सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका असर्टेन ट्रू निकल आता है तो आपको रीजन भी रीड करना पड़ेगा, और मान लो असर्टेन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इन दैट सिचुएशन आपके पास सीधा सीधा सी ऑप्शन सिलेक्ट होता है, क्योंकि कहीं पर भी रीजन फॉल्स नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में ही रीजन फॉल्स है। सो असर्टेन अगर ट्रू है, रीजन अगर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपको सिलेक्ट करना है। दिक्कत वहां पर आएगी जब आपका असर्टेन और रीजन दोनों ही ट्रू होते हैं, क्योंकि अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में से कोई भी करेक्ट आंसर हो सकता है। इन दैट सिचुएशन अगर असर्टेन और रीजन दोनों ही ट्रू निकलते हैं, इन दैट सिचुएशन आपको इन दोनों में एक रीजन स्टेब्लिश करना है, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टेब्लिश करनी है। और वो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे स्टेब्लिश करनी है, आपको पहले असर्टेन रीड करना है, इसके साथ बिकॉज वर्ड लगाकर रीजन भी रीड कर देना है। सो अगर आपको असर्टेन और रीजन के बीच में रिलेशन नजर आएगा तो आप समझ जाना कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें रीजन अवेलेबल है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर बिकॉज लगाने के बाद आपको यह लगता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं लेकिन दोनों में कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है, तो आप बी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, M1 इज द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब यहां पर हमारा पहला ही असर्टेन ही फॉल्स है, क्योंकि M1 जो है वो लीस्ट लिक्विड मनी मेजर का सप्लाई नहीं है, M1 तो मोस्ट लिक्विड है। सो यहां पर लिखा है M1 इज द लीस्ट लिक्विड, तो असर्टेन ही फॉल्स है। भाई अगर असर्टेन ही फॉल्स है तो आंख बंद करके रीजन रीड भी मत करो, सीधा डी ऑप्शन सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको एग्जाम में यही 4 ऑप्शंस तो आएंगे। आपको ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं जिसमें यह लिखा हो कि असर्टेन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है, ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं है इस बार। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इजी हो चुका है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है, M4 इज द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M4 जो है वो सबसे आखिर में जो लीस्ट लिक्विड होता है, वो एक ऐसा मनी सप्लाई का मेजर है। तो पहले तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो हमारे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि M4 जो है वो आखिरी में आता है मनी मेजरमेंट की सप्लाई में। बिकॉज रीजन क्या लिख रखा है, बिकॉज M4 इंक्लूड्स ऑल द मनी सप्लाई इंक्लूडेड इन M3 एज वेल एज द टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। M4 एक लीस्ट लिक्विड मनी मेजरमेंट सप्लाई है, क्योंकि बिकॉज वर्ड लगाओ और देखो रिलेशन बनता है। बिकॉज M4 में हम सारी मनी सप्लाई को काउंट करते हैं और इसमें टोटल डिपॉजिट्स भी आते हैं जो पोस्ट ऑफिस के पास है, तो ये भी ट्रू है और दोनों में रिलेशन भी है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सिलेक्ट होगा, जिसमें असर्टेन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बनती है असर्टेन की। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो लीगल टेंडर नहीं होते। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर है यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं होते। लीगल टेंडर में तो हमारे पेपर करेंसी और कॉइन्स आते हैं जो पब्लिक के हाथ में होते हैं। रीजन, दे आर विद द बैंक सो ओनली कैन बी यूज्ड एज अ लीगल टेंडर व्हेन चेक्स आर इशूड बाय फॉर द ट्रांसफर। डिमांड डिपॉजिट क्योंकि बैंक के पास होते हैं इसलिए हम उसको लीगल टेंडर की फॉर्म में तभी यूज कर सकते हैं जब हम चेक इशू करेंगे मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो ये फॉल्स है,
क्योंकि चेक जो है वो भी लीगल टेंडर नहीं होती, क्योंकि चेक तो हमारी फिड्यूशरी मनी होती है, ये लीगल मनी नहीं होती, इसको गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं किया जाता। तो अगर आपका असर्टेन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन सी सिलेक्ट कर देना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मनी और बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट में फॉर्म्स ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज कवर कर दी। लाइक और शेयर बनता है तो जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर के जितने भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।